नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा जो है यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए जो टेस्ट पेपर चलाया गया है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह दूसरा सेट है जो कि पूरी तरह से मध्यकालीन भारत पे है। अभी तक हम लोगों ने उसमें पहला सेट कंप्लीट कर लिया है 50 प्रश्नों का। आपने अगर नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, आज जो है 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो है तालीकोटा। तालीकोटा, जिसे राक्षसी तंगड़ी के युद्ध भी कहा जाता है, में विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत शामिल नहीं था। देखिए, ये तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। और चूंकि देखिए विजयनगर साम्राज्य काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, इतना स्ट्रांग हो गया था कि इसको जो है बाकी जितने लोग थे आपसी मतभेद भुला के इसके अपोजिट होके युद्ध के लिए तैयार होते हैं, जो तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन शामिल थे जो विजयनगर के विरोध में थे, तो उसमें अहमदनगर था, अहमदनगर साथ था, और उसके बाद फिर बीजापुर भी साथ था और बीदर भी साथ था, और इसके साथ एक गोलकुंडा, कौन, गोलकुंडा, गोलकुंडा भी साथ थे। तो ये चारों लोग एक साथ हो गए थे। बरार इसमें शामिल नहीं था विजयनगर को हराने के लिए। ऐसा क्यों था, क्योंकि बरार का मतभेद जो है आपस में गोलकुंडा से था, तो गोलकुंडा जिस साइड रहेगा उस साइड तो ये रहेंगे नहीं, अपोजिट में भी नहीं गए थे ये, तो ये युद्ध से बाहर थे। चलिए नेक्स्ट, चंगेज खान ने मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया, जिसमें 100 सैनिकों का प्रमुख निम्नलिखित में से क्या कहलाता था। देखिए, इस प्रश्न में पहला फैक्ट, चंगेज खान जो है दशमलव पद्धति से जो है मंगोल सेना को संगठित किया था। पहला फैक्ट तो आप लोग ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए, हम लोगों से पूछा गया है कि 100 सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे जो है युजबासी कहा जाता था। क्या, युजबासी। अच्छा, इसमें जो है अगर इसकी इकाई देखी जाए तो 10 सैनिक जो थे उनको इकाई कहा जाता था, और उसके बाद फिर 10,000 सैनिक जो थे, 10,000 सैनिकों को तुमान कहा जाता था। क्या बोला जाता था, तुमान। अच्छा, यही जो 10,000 सैनिक रहते थे, इन तुमान को जो राज करता था, अर्थात तुमान को जो पूरी तरह से नियंत्रित करता था, प्रमुख जो इसका होता था, उसे खान कहा जाता था। तो इस प्रकार जो है आधारित था। आप लोग एक बार जरूर से जरूर अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टर्म जो है परीक्षा में बार बार बन रहे हैं, और ये सब शुरुआत यूपीएससी के द्वारा की गई, बाकी सभी आयोग भी उसके पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट है सत्तारी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्तारी सिलसिले के संबंध में तो देखिए, पहला कथन क्या है, इसका प्रभाव जो है जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र में था। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत दिल्ली निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। तो क्या ये कथन सही है? देखिए, जो हजरत मोहम्मद गौस हैं यह तो इस सिलसिले के थे, लेकिन ये दिल्ली के निवासी न रह के ये कहाँ के निवासी थे? यह जो है ग्वालियर के निवासी थे। कहाँ के? ग्वालियर के। तो ये कथन तो हमें गलत मिला। अच्छा देखिए, हजरत मोहम्मद गौस जो है ना, इन्हीं के शिष्य थे। कौन थे इनके शिष्य? बहुत महत्वपूर्ण, तानसेन। तानसेन जो है शिष्य थे इनके। अच्छा, तीसरा है, हुमायूं और तानसेन इस सिलसिले के प्रमुख शिष्य थे। हाँ, ये चीज़ें लिखी भी गई हैं, सही है। चौथा है, इस सिलसिले की क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थी। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जो गलत था वो दूसरा था। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? सही कथन। तो दूसरा गलत है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था यह तो सबसे ज़्यादा मशहूर किस लिए है? राजस्व संबंधी नियमों में सुधार करने के लिए। इसके सिवा इसने जो है मिल्क कौन सी भूमि थी? मिल्क जो है राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि थी, जो राज्य किसी को दे दिया करता था, उस भूमि को कहते हैं। और उसके बाद दूसरा है वक्फ भूमि। वक्फ देखिए, धर्म की सेवा के आधार पर
प्राप्त भूमि, अर्थात जो कोई अगर धर्म की सेवा कर रहा है तो उसे प्राप्त होती थी। और इसके बाद इनाम, इनाम जो है पेंशन के रूप में, किसके रूप में, आप जैसे पेंशन भोगी आज के ज़माने में नहीं होते, उसी प्रकार जो है पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। देखिए तीन के तीनों भूमियों को खालसा भूमि में बदलने का कार्य किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, किनके शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। तारीख़ फरिश्ता, तो बताइए किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह कार्य जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के कार्य में हुआ था। अच्छा देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे ना, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी, किताब ए नौरस। आप लोग कई बार देखे भी होंगे, किताब ए नौरस। इस पुस्तक को लेखक जो है इस पुस्तक के इब्राहिम आदिल शाह ही रहते हैं। इन्हीं के समय जो है तारीख़ फरिश्ता जो है नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना भी की थी। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये फरिश्ता के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है उसे ही क्या कहा जाता है, तैमूर वंश का शमशान गृह। अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखिए हुआ ये था कि इस मकबरे में 5 मुगल बादशाह जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी उज्जत और रफ़ीउद्दौला एवं आलमगीर द्वितीय, दारा शिकोह तथा कई अन्य लोगों को दफनाया भी गया है यहाँ। तो इसीलिए जो है हुमायूं का मकबरा काफ़ी मशहूर भी है और उसे शमशान गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया है। खुदा के साथ जो है सीधे संपर्क का दावा किसके द्वारा किया गया, तो यह किसके द्वारा किया गया, यह सत्तारी, सत्तारी जिसके संस्थापक कौन रहते हैं, अब्दुल्ला सत्तारी। कौन रहते हैं, अब्दुल्ला सत्तारी ही इसके संस्थापक रहते हैं। इन्हीं के द्वारा ये जो है संपर्क का दावा किया गया था खुदा के साथ। अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो बताइए। देखिए जो दिल्ली का किला है यह अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी जितने किले हैं, लाहौर का किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, उसके बाद फिर आप देखेंगे जौनपुर का जो शाही पुल किला है उसको भी, और उसके बाद अटक किला, और इस प्रकार जो है कई किले का निर्माण जो है अकबर द्वारा कराया गया था। दिल्ली का किला जो है अकबर द्वारा नहीं निर्मित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने अवधी भाषा को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया। देखिए जो सूफी संत थे वो भाषा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए थे, और अवधी भाषा के क्षेत्र में तो लगभग जितने लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हों, नूर मोहम्मद हों और कुतुबन हों, तो तीन के तीनों ने अच्छा कार्य किया था और साहित्य के लेखन का आधार भी बनाया था। तो इस प्रकार क्या होगा, सही जवाब उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किया गया है। तो बताइए किसके अंतर्गत किया गया है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तो यह जो है ताजकिरा के अंतर्गत किया गया है, तजकिरा, अर्थात सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है बाबा फरीद, अजोधन पंजाब में, तो सही है ये। दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, गियासपुर दिल्ली, यह भी मैच है। तीसरा है सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन, मनेर पटना, यह जो है गलत है। सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन जो है वह मनेर पटना में न, बल्कि कहाँ पे, इनका जो है बंगाल के देवतल्ला में खानका स्थापित है। कहाँ, बंगाल के देवतल्ला में। तो उसके बाद फिर जो है लास्ट मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर राजस्थान में, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार जो मैच नहीं था वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, महदवी आंदोलन के गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। तो बताइए, देखिए इसमें सबसे पहले ये बताइए महदवी अर्थात महदी जो है किसको कहा जाता है। तो देखिए महदी जो है ना वो मुस्लिम मसीहा को कहा जाता है, मुस्लिम मसीहा को महदी कहा जाता है। तो ये लोग जो आंदोलन किए थे उसका प्रमुख केंद्र जो है वह अहमदाबाद था। कहाँ था, अहमदाबाद, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया? तो बताइए वह कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से जो है कृष्ण लीला को अपना आधार बनाया था कौन? सूरदास जी ने। और आपको एक बात बता दें, सूरदास जो है ना जहांगीर के शासनकाल के समकालीन थे। जहांगीर ने इनको आश्रय दिया था। कौन दिए थे? जहांगीर। आप लोग ये याद करिए फैक्ट। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सूरसागर, कौन सा? सूरसागर इनका जो महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना का निर्माण भी ये जहांगीर के शासनकाल में ही किए थे, उनके साथ आश्रय में रह के। चलिए नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों का जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय निम्नलिखित में से थी? तो बताइए। देखिए, सिंध पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसका स्रोत अगर हम लोगों को देखें तो कहाँ से मिलता है? तो ये चचनामा से मिलता है। चचनामा। अब यहाँ बात की जा रही कि अंतिम विजय उनकी कहाँ पे थी? तो अंतिम विजय उनका मुल्तान में था। कहाँ था? मुल्तान में। कहा जाता है कि मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम की जो है इतना सोना मिला था कि मुल्तान का नाम उसने सोने का नगर या स्वर्ण नगर रख दिया था। तो आप समझिए कितना लूटपाट करके ले गए थे। चलिए नेक्स्ट है, एकमात्र मुगल महिला सूफी निम्नलिखित में से कौन थी? तो बताइए कौन थी? जहां आरा। कौन थी? जहां आरा। चलिए नेक्स्ट, कदरिया सिलसिले के संत शाह दौला दरियाई निम्नलिखित में से किस राज परिवार से संबंधित थे? तो देखिए, कादरिया सिलसिले के संत जो शाह दौला दरियाई थे वह किस परिवार से संबंधित थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये गुजरात के राज परिवार से संबंधित थे। किससे? गुजरात के राज परिवार से। चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख गजनवियों की इतिहास में मिलता है। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए किसके में मिलती है? तो यह अबुल फजल बैहाकी की पुस्तक से मिलती है। इनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? गजनवियों के इतिहास। इसी में जो है जिक्र मिलता है। आपको पता होगा कि गजनी के समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक थे, जैसे फिरदौसी, अलबरूनी और बैहाकी। इनके द्वारा जो है अच्छी पुस्तकें लिखी गई, जिसके बारे में इतिहास में बहुत अच्छा जिक्र उस समय के इतिहास के बारे में हमें प्राप्त होता है इनकी पुस्तकों से। चलिए नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो बताइए किसके बीच हुआ था? देखिए, घाघरा का जो युद्ध था उसमें बाबर और शेर शाह सूरी, नुसरत शाह, महमूद लोदी सब के सब उसमें पार्टिसिपेट थे। उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। देखिए, ये तीनों लोग जो थे, शेर शाह सूरी, नुसरत शाह और महमूद लोदी, तीनों लोगों ने एक संघ बनाया था और उसके बाद बाबर पे अटैक किए थे, लेकिन बाबर तब भी जो है विजय प्राप्त करता है इन लोगों को पराजित करके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में उपलब्ध हैं? तो बताइए किसके उपदेश? तो देखिए, रामानंद और नामदेव, बाबा फरीद, तीनों लोगों का उपदेश जो है सिखों के उपदेश आदि ग्रंथ में उपलब्ध है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन निम्नलिखित में से किसके दरबार में प्रारंभ किया? तो बताइए किसके शासनकाल में शुरू किए? तो ये मोहम्मद खां। मोहम्मद खां कौन था? तो यह बलबन का जो है ना, बलबन का ज्येष्ठ पुत्र था, अर्थात बलबन का जो है बड़ा पुत्र था मोहम्मद खां। उसी के यहाँ से शुरू किए थे ये लोग। और आपको पता होगा कि अमीर खुसरो जो है वो काफ़ी प्रख्यात और बहुत महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें रही भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था? तो इब्राहिम शाह। कौन था? इब्राहिम शाह जो है स्थापत्य कला की सरकी शैली का बहुत महत्वपूर्ण नमूना पेश करते हैं। बाद में आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने सगे भाई जौना खां की याद में जो है जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। और यह जो है गोमती नदी के तट पर उपस्थित काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। चलिए नेक्स्ट है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? बताइए किस में दिया था? खानवा का युद्ध। किसमें? खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने दिया था। खानवा तथा चंदेरी का युद्ध जो होता है, खानवा के युद्ध कब होता है?
यह काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था 1527 में। किसके किसके बीच होता है? बाबर के बीच, और दूसरे जो थे वो थे राणा सांगा। बाबर की विजय हुई थी। लगातार 4 विजय ने बाबर की पूरी स्थिति ही बदल दी और भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुगलों को आमंत्रित भी कर दिया। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जागीर प्रदान कर सेनापति नियुक्त निम्नलिखित में से किसने किया था? ये नियुक्त होगा, किसने किया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कैकूबाद। देखिए, कैकूबाद ने निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद, जो कि एक सलाहकार था, जलालुद्दीन फिरोज नामक एक खिलजी अमीर को जो है बुलंदशहर की जागीर प्रदान की और अपनी सेना का जो है सेनापति नियुक्त किया। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय का आलेखन किया था? देखिए, चंपू काव्य वरदाम्बिका जो है परिणय का उल्लेख जो है वह कौन करता है? तो देखिए, तिरुमलाम्बा के द्वारा यह कार्य किया गया था। आपको बता दें, यह जो है ना संस्कृत की बहुत उत्कृष्ट जो है कवित्री थी। चलिए, नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि निम्नलिखित में से किसने प्रदान की थी? तो देखिए, यह कार्य भी जो है कैकूबाद के द्वारा किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित कीरतपुर साहिब की स्थापना निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने की थी? कीरतपुर साहिब की स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है गुरु हरगोबिंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु हरगोबिंद के। यह जो है सिख के 6वें गुरु थे, 6वें। चलिए, नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने मृत्यु पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई थी? देखिए, महाराणा प्रताप जो जी थे, इनका जो प्रेजेंट राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। कौन सी थी? कुंभलगढ़। लेकिन ये मृत्यु के पूर्व जो है चावंड को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। उसके बाद इनका जो है देहांत हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मुगल पद तुमान 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है? देखिए, 1289 में लिखित पुस्तक किरान उस सादेन में ये जिक्र किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट है, पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से कहलाता था? तो बताइए। देखिए, मसाहत को जो है ना आधार बनाया गया था। मसाहत देखिए ना, यह क्या होता था? भूमि के जो इकाई थी उसे बिस्वा के आधार पर बनाया गया था। बिस्वा आपको पता होगा, गांव में चलते हैं बिस्वा के आधार पर। और आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने मसाहत पद्धति को अपनाया भी था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताबे नौरस लिखा? बताइए किसकी है? अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, महत्वपूर्ण पुस्तक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की किताबे नौरस। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से था? तो बताइए, मुल्तान था, लाहौर, दिल्ली या जौनपुर? तो देखिए, फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र जो था सबसे पहले प्रमुख वह लाहौर था। अच्छा, इसकी स्थापना कौन करता है? तो महमूद गजनवी के पुत्र जो मसूद थे। कौन थे? मसूद के द्वारा जो है पहला मदरसा लाहौर में स्थापित किया गया था, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए, नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में निम्नलिखित में से किन्हें मकबरों का पितामह कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो देखिए, इल्तुतमिश को जो है ना मकबरों का पितामह कहा जाता है। और आपको एक और फैक्ट बता दें कि सुल्तानगढ़ी में भारत में जो है तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। और इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं खुद ही करवाया था दिल्ली में। तो इसलिए जो है इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर युगीन चित्रकला के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस मंदिर में मिलता है? देखिए, लेपाक्षी मंदिर। कौन सी मंदिर? लेपाक्षी मंदिर जो है इसे ही विजयनगर युगीन चित्रकला के साक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। और आपको एक फैक्ट बताएं कि विजयनगर की चित्रकला को लेपाक्षी कला इसलिए कहा जाता था कि लेपाक्षी मंदिर से विजय कला युगीन चित्रकलाओं के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसीलिए जो है इसे लेपाक्षी कला भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, नदियाँ नवद्वीप में नम्य न्याय विद्यापीठ के प्रथम
प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए कौन थे? वासुदेव सार्वभौम, वासुदेव सार्वभौम थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिखों के उस गुरु का नाम चुनिए जिन्होंने पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध किया था। तो बताइए पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यह अमरदास, किसके द्वारा? गुरु अमरदास जो थे इनके द्वारा यह विरोध किया गया था। आपको बता दें ये सिख के तीसरे गुरु थे। कौन से? तीसरे गुरु थे। इन्हीं के द्वारा जो है पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, मालवा के शासक बाज बहादुर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए जो बाज बहादुर थे उनको संरक्षण जो है मेवाड़ से मिला था। कहाँ से? मेवाड़ से। और उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो उदय सिंह थे। कौन? उदय सिंह। उदय सिंह जो है ना यह पिता थे किसके? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप जी के पिता थे उदय सिंह, तो उन्हीं के द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? महमूद गजनवी का या तो कई बार आप लोग देख भी चुके हैं, उतबी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, करमाथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद का शासन केंद्र निम्नलिखित में से था। देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि महमूद गजनवी जो है सबसे ज़्यादा धन कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो मुल्तान से ही किया था। तो मुल्तान का ये जो करमपंथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद थे, ये कहाँ के थे? तो ये मुल्तान के, इन्हीं का उस समय शासनकाल चल रहा था जिसके ऊपर हमला किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? तो वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम को जो है वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध मुल्तान के शासक दाऊद करमाथी को सहायता दी थी? तो बताइए वह कौन थे? तो यह आनंद पाल ने सहायता दी थी। कौन दिए थे? आनंद पाल। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, तराइन का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? देखिए तराइन का तृतीय युद्ध जो है वह कब होता है? तो 1216 ईस्वी में। 1216 ईस्वी में यद्दौज और इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश का जो मुख्य शत्रु था यद्दौज ही था, उन्हीं के दोनों लोगों के बीच में होता है और यद्दौज को पराजित कर इल्तुतमिश विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि चलाई? खान की उपाधि किसके द्वारा चलाई गई थी? देखिए चालीसा के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने जो है वह खान की उपाधि चलाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था? उस समय जो है शासक जो था समकालीन शासक पाल शासक महिपाल प्रथम था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, अपने राज्यरोहण के समय निम्नलिखित में से किसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है? देखिए जो सामेश्वर प्रथम के छोटे पुत्र थे विक्रमादित्य चतुर्थ ने, किसके द्वारा किया गया था? विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा किया गया था। एक संवत चलाया गया और यह संवत जो है कौन से सन में चलाया गया था? अगर इसकी बात की जाए तो 1076 ईस्वी में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किनकी मृत्यु के पश्चात ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदू शाही राज्य का पतन हो गया? तो देखिए जो भीमपाल थे, भीमपाल की मृत्यु के बाद जो है वह उत्तर पश्चिम भारत का शक्तिशाली तथा गौरवशाली हिंदू शाही राज्य का पतन हो गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इनकी मृत्यु हुई कब थी? तो ये 1026 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, शाहू के काल में मराठा नौसेना का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था? तो वो थे कान्होजी आंग्रे। कौन थे? कान्होजी आंग्रे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, दुर्ग और सूचनाएं और घटनाएं आप मैच कराइए। देखिए पहला है सतारा। सतारा जो है वह समर्थ गुरु रामदास के जीवन से संबंधित है, तो सही जवाब इसका 2 होगा। उसके बाद फिर जो है रायगढ़। रायगढ़ जो है वह औरंगजेब के लिए सिर दर्द बना रहता था, तो यह मैच होगा। फिर है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो है शिवाजी के राज्याभिषेक का सजीव प्रतीक है। और पुरंदर जो है मुरारबाजी की वीरता की गाथा के लिए प्रख्यात है।
तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो 2 3 4 1 सही कूट बन रहा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में जो है मराठी शब्दकोश राज व्यवहार कोश का निर्माण हुआ था? राज व्यवहार कोश का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, अर्थात जो है कौन से गुरु थे? तो देखिए पंडित रघुनाथ हनुमंते के निर्देशन में हुआ था, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है रामदास जी का नाम दिया गया है, तो रामदास जी कौन थे? यह शिवाजी के जो है नैतिक गुरु थे रामदास। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के दक्षिण प्रांत के प्रतिनिधि कौन थे जिसके अंतर्गत कोंकण का क्षेत्र था? तो बताइए। देखिए अन्नाजी दत्तो कौन थे? अन्नाजी दत्तो के को जो है दक्षिण प्रांत का क्षेत्र दिया गया था, अर्थात कोंकण का जो क्षेत्र था उसके लिए यह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बलबन के मंगोलों के प्रति जो है रक्त एवं युद्ध की नीति थी। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन पूरी तरीके से गलत है। इसलिए गलत है कि हम मंगोलों के खिलाफ ऐसी नीति इसकी नहीं थी, बल्कि इसकी नीति जो है रक्त एवं युद्ध की जो नीति यह था, यह विद्रोहियों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? विद्रोहियों के। मंगोलों के खिलाफ आपको पता होगा कूटनीति की नीति अपनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और वह नीति जो है अपनाता भी था। नेक्स्ट है, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान था जिसने अपना वसीयत घोषित किया था, तो यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, बलबन के वसैया को अमीर खुसरो ने संकलित किया था। तो बताइए क्या यह कथन सही है? जी नहीं, यह गलत है, क्योंकि यह अमीर खुसरो के द्वारा संकलित न करके किसके द्वारा किया गया था? बरेनी के द्वारा जो है संकलित किया गया था। तो यह कथन भी जो है हमको गलत मिला। सही कथन पूछा भी जा रहा है तो सही केवल 2 मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त कर ली। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।